नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। हमारे खास कार्यक्रम समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल जी। इनके पास स्वच्छता, जल शक्ति एवं फूड प्रोसेसिंग जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। आज हम इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में। कद्दावर नेता, स्वच्छ एवं सुशील छवि वाले, भीड़ के बीच अपनी अलग पहचान कायम कर भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में उनकी आकांक्षाओं और विकसित भारत के सपनों को आगे बढ़ाने वाले प्रहलाद सिंह पटेल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। इनका जन्म 28 जून 1960 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हुआ था। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इससे पहले वो संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी रह चुके हैं। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में वो मध्य प्रदेश के दामोह लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। प्रहलाद सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके पूर्व वो अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में कोयला राज्य मंत्री रह चुके हैं। पटेल अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। साल 1980 में वो जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद राजनीति में कभी पलटकर पीछे उन्होंने नहीं देखा और लगातार आगे बढ़ते गए। पटेल पिछड़ा वर्ग के लोधी समाज से ताल्लुक रखने वाले मध्य प्रदेश के कद्दावर बीजेपी नेता हैं। पटेल उन गिने चुने राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है। नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर लगभग 3300 किलोमीटर की ये पैदल परिक्रमा नर्मदा भक्तों में पवित्र मानी जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रहलाद पटेल पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, गरीबों और किसानों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। अभी आपने देखा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल जी का संघर्ष से भरा हुआ राजनीतिक जीवन। पटेल साहब, हमारे खास कार्यक्रम समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद आपका। छात्र राजनीति से लेके पूरा संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। किसान परिवार से आप आते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई और आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मुझे लगता है कि जीवन की शुरुआत में परिवार आपका बड़ा मार्गदर्शक होता है और वो जैसा गढ़ता है फिर उस स्वभाव और आदत को आप बदल नहीं पाते। मुझे लगता है ये मेरी बड़ी पूंजी थी कि मेरे पिताजी हमेशा क्रांतिकारियों की बात करते थे, अन्याय बर्दाश्त नहीं करना, लेकिन साथ में ये भी कहते थे कि किसी के साथ गलत करके आओगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो गलत करने वाले के साथ होता है। तो बचपन से आपको ये तराजू पर तुलने के लिए तत्पर होना होता था कि अन्याय भी नहीं सहना है और अन्याय करना भी नहीं है। ये जो बेस था इसने हमको ज़िंदगी में हमको संघर्ष की तरफ ढकेला। जब मैं छात्र राजनीति में आया तो जबलपुर पढ़ने के लिए आया, गांव से आया था, लेकिन चीज़ें बदली और छात्र राजनीति में आपातकाल के यानी जेपी के आंदोलन से लेकर जनता पार्टी की सरकार तक का हिस्सा। मैं 80 में कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, कभी सरकार गिर गई, फिर ये तय हुआ कि हमको कहाँ जाना। मेरे पिताजी तो उस समय कांग्रेस के नेता थे, पर हम लोगों को सामने संकट था कि हमें जनसंघ की तरफ जाना या समाजवादी आंदोलन, हम समाजवादी आंदोलन में शामिल होना, क्योंकि जबलपुर समाजवादियों का गढ़ था। लेकिन मेरी जो आइडेंटिटी थी वो संघ की पृष्ठभूमि से थी। और बाद में ये तय हुआ, हमारे सीनियर्स ने कहा कि इंतज़ार करते हैं अटल जी के बयान का। आज भी मुझे याद है कि 3 दिन बाद अटल जी का बयान आया था कि हम नई पार्टी बनाएंगे, और हम लोगों ने तय किया कि नहीं, हमारा रास्ता अटल जी के साथ होगा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं युवा मोर्चे के उत्तरदायित्व में उसके बाद जब मैं वापस जिले में पहुंचाया गया, वो भी समाजवादियों का गढ़ था, लेकिन वहाँ मैंने युवा मोर्चे से अपना राजनीतिक यात्रा शुरू की और लगातार तेज़ गति के साथ, मतलब मैं 82 से 83 में वापस गया तो सामाजिक कामों में मैंने ज़रूर 2 छोटे छोटे काम शुरू किए, सरस्वती शिशु मंदिर और एक सहयोग क्रीड़ा मंडल, 2 क्षेत्रों में काम शुरू किया और उसके बाद में युवा मोर्चे का काम शुरू किया। लेकिन मैं
87 आते आते तक प्रदेश का महामंत्री बन गया। उम्र मेरी बहुत कम थी लेकिन मैं प्रदेश का महामंत्री बन गया। और बाद में 89 आते आते तक ऐसा संयोग बना कि मुझे टिकट मिली, फिर वो सीट समझौते में गई समाजवादियों को और मुझे विद्रोह करके चुनाव लड़ना पड़ा और मैं देश के उस नेता को हराकर चुनाव जीत गया रिवील होकर, पंडित गार्गी शंकर जी मिश्रा, जो 77 की आंधी में भी 2 ही नॉर्थ इंडिया में लोग जीते थे, उसमें गार्गी शंकर जी थे और नाथुराम मिर्जा थे। संयोग से मैं उनसे चुनाव जीता और रिवील होकर जीत गया। तो संसदीय जीवन में एक चुनावी राजनीति मेरे जीवन की पहली थी। पहली सीढ़ी पर ही ये सब हुआ। तब भी मैंने ये फैसला किया कि ये आखिरी चुनाव होगा और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट संघ का काम करने के लिए चले जाएंगे। तब बहुत समझ तो थी नहीं, उम्र भी नहीं थी, उम्र 28.5 साल की थी। लेकिन एक अचानक ये बदलाव आया जो राजनीति में कल्पना से परे था। चीज़ें चलती गई और आज आपके सामने। पिताजी कांग्रेस में थे और आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे थे, सोशलिस्ट पार्टी के लिए काम कर रहे थे, कहीं विरोधाभास घर में नहीं होता था? पिताजी नहीं कहते कांग्रेस की राजनीति? मेरे दादाजी सोशलिस्ट थे, वो भी किसी पार्टी में नहीं थे। पहला चुनाव तो वो भी निर्दलीय ही जीते। दोबारा वो प्रायः उस समय सोशलिस्टों का गढ़ था। लेकिन वो चुनाव जब वो कांग्रेस से लड़े थे मैं उनको वोट डालने नहीं गया, क्योंकि तब तक हम लोगों का टकराव यूनिवर्सिटी की राजनीति में इतना हो गया था कांग्रेस से कि मुझ पर बहुत मुकदमे लग गए थे। तो मैं मानता था कि पिताजी की प्रतिष्ठा को धक्का नहीं पहुंचाना, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ जीवन पर्यंत लड़ना, ये लेकिन जब उनका चुनाव आया स्थानीय निकाय का तो मैं उनको वोट डालने नहीं गया। उससे मैं बचा, क्योंकि मुझे कांग्रेस को वोट डालना पड़ेगा। तो कमिटमेंट तो उसी समय तय हो गया था, जब मतलब इतना जबलपुर के राजनेताओं में था, छात्र राजनेताओं में, कि वो सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को और संघ विचार को, इस पर जरह होती थी। मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि जिस उम्र में हम लोग वैचारिक बात करते थे वो लेवल आज नहीं दिखता, जबकि उनके पास में चीज़ें उपलब्ध है। हमको तो बटोरनी पड़ती थी उस समय, तो कुछ सोशल मीडिया या मीडिया का ऐसा तंत्र था नहीं, तो अखबार ही बड़ी ताकत थी, या कोई भाषण या बौद्धिक या चर्चा, इसके अलावा रास्ता नहीं था। आपको नहीं लगता उस समय राजनीति जो है सेवा भाव से की जाती है? आजकल राजनीति ग्लैमर, एक व्यवसाय सब बन गया। मुझे अच्छे से ध्यान है कि मुझे पढ़ने के लिए मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाता था। झगड़े बहुत थे तो सुरक्षा पुलिस नहीं करती थी, सहयोगी करते थे। तो जब तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था तो बाकी लोग बाहर बैठ के इंतज़ार करते थे कि कोई झंझट नहीं हो। मगर पढ़ने का ऐसा था कि हम लोग दोपहर मतलब 3-3, 4-4 घंटे की सिटिंग में कहीं कहते थे सिकंदर को पढ़ना है, गांधी को पढ़ना है। बाकी जो हमारा अध्ययन हुआ वो जेल में हुआ। जेल में आंदोलनों में जेल जाते थे, तो जितने विचारक हम पढ़े, जिनको हमने पढ़ा गहराई के साथ, वो जेल में पढ़ा। नक्सलाइट आंदोलन भी काफ़ी हुआ करता था और मुझे ये भी जानकारी, आपने भी काफ़ी भाग लिया, उनके खिलाफ एक आंदोलन किया। नक्सलवाद के खिलाफ बिना भयभीत हुए हमने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता का वहाँ पर झंडा गाड़ा। दूसरा, मैंने गौहत्या का, गौवंश की रक्षा के लिए एक रेजोल्यूशन हमने पार्लियामेंट में रखा और वो पास हुआ। आज़ादी के बाद वो दूसरा रेजोल्यूशन था जो पास हुआ। पर तीसरा था कि मैं अटल जी की सरकार में उमेश कोल की तरह वहीं मंत्री बन गया। तो वो जो 4.5 साल थे, उसी बीच में एक जमनिया बांध वहाँ पर फूटा, तो उसमें मुझे कार सेवा करने का मौका मिला। तो ये उपलब्धियाँ जो थी, इनने मुझे बहुत ताकत दी। मैं मानता हूँ कि वो मेरे जीवन का श्रेष्ठ समय था। उसमें जो भूकंप आया था उसमें भी एक गांव को आपने गोद लिया था, उसमें भी बहुत काम किया, जबकि वहाँ सेना नहीं कर पाई थी। कोसम घाट हमारे यहाँ जबलपुर के पास एक था जहाँ पर भूकंप का केंद्र था, उस गांव को बसाने का हमने काम किया। उसी समय मैं परिक्रमा में भी था, तो मेरी दाढ़ी वगैरह थी, जटे थे, लेकिन वो काम मैंने 2 गांव बसाने का काम किया, कोसम घाट और लौकरी। इसलिए लोग कहते थे ये नेता नहीं है तो महात्मा है। नहीं, इसका श्रेय तो मैं अपने माताजी पिताजी की पुण्याई को दूंगा या दादाजी के, और जिनने मुझे रास्ता दिया वो परम पूज्य श्री शिवाश्री जी थे, जिनने मेरा खान पान का संयम दिया, मुझे विधियाँ दी, जीने का रास्ता दिया। समय समय पर व्यक्तिगत जो सत्संग होते थे तो वो प्रश्न करते थे। जैसे कि उनका एक प्रश्न था कि युग परिवर्तन का अकाट सिद्धांत क्या है, मूल सुधार या भूल सुधार? मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे लगा कि अधूरा, आधा कैसे हो सकता है। 1 मिनट बाद वो ठहाका मार के हंसे कि तुम्हारे मौन ने तुमको गलत उत्तर देने से बचा लिया, ये प्रश्न ही गलत है। और बड़ा साफ संकेत दिया कि समाज में
ऐसे ही प्रश्न पूछकर गलत उत्तर देने के लिए मजबूर किया जाता है। बोले इसका उत्तर है युग परिवर्तन का काट सिद्धांत, मूल सुधार और भूल सुधार। जी, राजनीति में अगर देखा जाए तो किनसे अब सबसे ज़्यादा सीखा, किसको गुरु मानते हैं आप राजनीति? हमारे विचार में हम लोग भगवा को, ध्वज को गुरु मानने वाले लोग हैं। आध्यात्मिक तरीके से तो मैं जिनको गुरु मानता था, जिसे मैंने दीक्षा ली बचपन में मेरे पिताजी के सामने, शस्त्र की दीक्षा जो होती है वो स्वामी स्वरूपानंद जी से ली, जिनसे मेरा जबरदस्त संघर्ष हुआ। और जिनको मैंने गुरु माना उनने कभी शिष्य नहीं बनाया, वो परम पूज्य श्री श्री जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी आपको काफ़ी मानते थे, वो कहते थे एक संघर्षशील लड़का है जो बहुत काम कर रहा है। उनका स्नेह का मैं कर्जदार हूँ, इतना ही मैं कह सकता हूँ। अटल जी ने जो मतलब मुझे स्नेह दिया वो लोगों को भी मिला होगा, मैं उसकी कोई तुलना नहीं करता, लेकिन मैं उनका उस स्नेह का, और इतने बड़े लोग, एक बार जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि भोजन करने चलो, तो मैंने मना कर, हम लोग भोजन कर चुके थे, तो हम अपने ग्रुप के साथ थे, हरेन पाठक मेरे साथ थे पीछे, तो हम उनको गाड़ी तक छोड़ कर आए और हम वापस आ गए। तो उन्होंने कहा क्या फालतू बात करते हो, प्रधानमंत्री भोजन का क्या है और तुमने मना कर दिया। तो मैंने कहा हमारा कोई काम ही ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री के लायक। अटल जी अगर पहचानते तो अटल जी के मुंह पर ही हमने एक बात कहा, हमने कहा आप किसी को पहचानते हो तो उसको राजनीति करने के लिए पर्याप्त है। हमने कहा हमारा तो कोई काम है नहीं, तो वो ठहाका मार के हंसते थे। लेकिन ये सच है कि उनका स्नेह गजब का था मुझ पर। राजनीति हो चाहे समाज हो, समय के साथ सब बदलता रहता है, उसकी व्याख्या भी अपने अपने तरह से होती है, कार्यशैली भी चेंज होती है। अटल जी की कार्यशैली की बात की जाए और प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली में बात की जाए, प्रधानमंत्री जी भी आपको काफ़ी मानते हैं, क्या आप बदलाव नज़र पाते हैं? मुझे लगता है कि दोनों महापुरुषों की भी इस तुलना नहीं होनी चाहिए, कार्यशैली पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, लेकिन एक फ़र्क होता है समय का। समय की फर्क होता है। उस समय कम्युनिकेशन नहीं था, संवाद के जो साधन थे वो कम थे, उनकी गति धीमी थी। अखबार बड़ा तेज गति अगर थी तो अखबार था या रेडियो था। तो मुझे लगता है कि एक तो इन बातों को देखना होगा। अटल जी ने तब भी, लेकिन नज़रिया अगर देश को देखने का है, एक मुझे कहीं लगता है, तो अटल जी कहते थे कि लुक ईस्ट, और मोदी जी जब आए, तो जब मोदी एरा शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि एक्ट ईस्ट। तब हम इकोनॉमी में $1 बिलियन की बात नहीं सोचते थे, आज हम $1 ट्रिलियन की बात, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं। ये जो बदलाव है, ये बदलाव गति का बदलाव विजन का है, मेहनत का। और मैं देखता हूँ तो जो मोदी जी का परिश्रम तो पूरी जिंदगी अटल जी ने किया, लेकिन मोदी जी के जब परिश्रम को देखते हैं कि आप 24 घंटे में, कोई आदमी अगर 18 घंटे 19 घंटे सिर्फ काम ही करता है, तो दूरदर्शिता में मुझे लगता है कि कोई फ़र्क मुझे राष्ट्र के विकास के तौर पर नहीं लगता। लेकिन यहाँ की दूरदर्शिता में पूरी ग्लोबल जो डेवलपमेंट्स हैं उनको टारगेट करके सोचना। उस समय विदेश नीति का मतलब होता था कि हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन तक ही सीमित रहें। आज हम लीड करने की स्थिति में हो। कल का दिन ऐतिहासिक बन गया जब आप इकोनॉमी, आपकी भारत की इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई। उस समय टारगेट था कि हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता हों, अब हम दुनिया को लीड करने की स्थिति में। ये जो फर्क है, इस फर्क के आधार पर आज जिस ढंग से कार्यशैली है, वो कार्यशैली निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को सीखने लायक है। लेकिन मुझे लगता है ये तालमेल जरूर होना चाहिए कि हम जमीन की चीज़ों को भी देखें और ऊंचाइयों पर जाने के बाद भी सोचें। ये मोदी जी के पास है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरे लीडर में हो सकता है। उन्हें जमीन भी देखी है और इस आसमान। ये बदलाव का ही तो कारण है कि कभी आप सोचते थे कि गठबंधन की राजनीति के बिना हम सरकार बना लेंगे। मैं बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल इतनी महत्वपूर्ण है कि हम जब 89 में आए तब गठबंधन की राजनीति की शुरुआत थी, और वो दौर, और वो भी गठबंधन की राजनीति का वो दौर के बीच में नरसिम्हा राव भी आए, लेकिन अटल जी भी आए, और उसके बाद के दौर में भी कभी कोई बहुमत हासिल नहीं कर सका। लेकिन 2014 में आते तो मुझे लगता है कि विपक्षी गठबंधन का 77 के पराभव के बाद एक भरोसा पैदा होना और बार बार उन सरकारों का बनना और 5 साल तक चलाने का फिर जो श्रेय अटल जी को जाता है, उसने एक भरोसा पैदा किया कि नहीं, बदलाव हो सकते हैं और बदलाव के साथ में देश की सरकारें चल सकती हैं। लेकिन बाद में जो कांग्रेस का कालखंड आया, और उस कांग्रेस के कालखंड में मनमोहन सिंह जी का जो कालखंड है, वो भी हम जब नज़दीक से देखते हैं तो दुनिया के बदलावों पर हमने चर्चा तो की, लेकिन उस गति के साथ हम अपना नेतृत्व दे नहीं सके। लेकिन 2014 में हमने दोनों बातों को खारिज किया।
गठबंधन की उस अविश्वास को समाप्त करके एक स्पष्ट बहुमत की सरकार और एक स्पार्किंग लीडरशिप के साथ, जिससे जमीन की समझ भी थी और आसमान छूने की सामर्थ्य भी थी, और उसका परिणाम देश देख रहा है इन 8 वर्षों में। पटेल जी, नर्मदा परिक्रमा का मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा महत्व है। कुछ लोग इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रयोग करते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक दृष्टि से इसका प्रयोग करते हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर में इसका महत्व क्या है। मैं तो एक ही रास्ता जानता हूँ कि नर्मदा परिक्रमा आध्यात्मिक होती है, और आध्यात्म में कोई चीज़ बसती नहीं है। जो लोग राजनीतिक विचार से जाते हैं, मैं मानता हूँ वो कभी उनकी परिक्रमा पूर्ण नहीं हो सकती। नर्मदा का अर्थ है, मेरे आराध्य परम पूज्य शिवासी जी की वाणी में, नर का मद हरने वाली माँ नर्मदा। अहंकार समाप्त जिसको करना है वो नर्मदा के किनारे जाता है। दिग्विजय सिंह की दुनिया बदल गई, उन्होंने भी तो नर्मदा परिक्रमा की। मुझे लगता है कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं राजनीतिक आकलन नहीं करता। जब वो मुझे मिले थे तब भी मैंने उनसे कहा था, और जब लोग उनकी आलोचना कर रहे थे तब भी मैंने लोगों से ही कहा था, परिक्रमा नर्मदा का परिक्रमावासी नर्मदा का परिक्रमावासी है, इसको बाकी आवरण में मत डालिए। वो उसका व्यक्ति का अपना वो है जो वो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर मैं इतनी टिप्पणी नहीं करता। आपने नर्मदा परिक्रमा कई बार की है, क्या महसूस किया आपने उस परिक्रमा के बाद? मैंने तो अपने परम पूज्य गुरु शिवासी जी के चरणों की सेवा में पहली बार परिक्रमा की। वैसे हम 10-20 किलोमीटर चलते रहते थे। नर्मदा स्वच्छता अभियान में भी हम लगभग 150-200 किलोमीटर बहते हुए सफाई करते चले गए। लेकिन परिक्रमा तो मुझे जो परिक्रमा का सार मिला वो परम पूज्य शिवासी जी के साथ जब मैं उनकी सेवा में गया, और जब मैंने दोनों झाड़ियों को नंगे पैर वहाँ से मैं गुजरा, तो जो मुझे प्राप्त हुआ उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। बात इसलिए कर रहा था कि नर्मदा परिक्रमा करने के बाद ही दिग्विजय जी ने कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उनका मानना था नर्मदा परिक्रमा के बाद ही इसका एक महत्व है और हम सरकार बनाने में सफल हुए। मैं तो यही कहूँगा कि नर्मदा की गोद में जो भी जाएगा, उनके चरणों में जो भी जाएगा, वो लेकर आएगा। अब लेकर आने में वो धन दौलत लेकर मांगता सोच कर जाता है तो वो उसको मिलेगी। कोई राजसत्ता मांगने गया हो तो मुझे नहीं पता। मैं ना धन के लिए गया, ना मैं पद के लिए गया। मैं तो गुरु जी के अपने सेवा में गया था, और जब अपनी पति हम और मेरी पत्नी के साथ गई 2005 में, तब मैं 2004 में मंत्री था। तो मैंने सब एक ही बात सोची कि जो राजा भर्तृहरि ने कहा था कि जब आपके दस्तखत से धन हस्तांतरित होता है, आप अच्छा करें या बुरा करें, उसका भुगतान आपकी संतान को भुगतना पड़ेगा। तो एमपी में अगर हम बात करें 2023 के चुनाव में और उसके बाद 2024 के चुनाव में, क्या क्या चुनौतियां आपको लगती हैं पार्टी के सामने हैं, और कैसे उसको आप क्या तैयारियां चल रही हैं कि दोबारा फिर सरकार आपकी बने? मुझे लगता है चुनौतियां थी 2017 में। एक मामूली सी चूक के कारण या लापरवाही के कारण हमें ये दिन देखने पड़े, अन्यथा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने ऐसा कुछ स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। आप हमेशा जनसंख्या नियंत्रण की बात करते रहे हैं, हमेशा जनसंख्या नियंत्रण पर जब बात होती तो आप कहते रहे कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए। तो हम क्या माने कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून जल्दी आएगा? मुझे लगता है कि जल्दी आएगा नहीं आएगा ये तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं उस सरकार का मंत्री हूँ। सरकार ये जरूर है कि देश में अगर जो चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, संसाधन तो उतने ही हैं हमारे पास। देश आज़ाद हुआ था, आबादी 40 करोड़ थी, पानी उतना ही था, ज़मीन उतनी थी। आज 120 करोड़ है। पानी, बाकी चीज़ें, रहने की जगह, खेती, अनाज, आज आपके पास था तो आपने 28 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे दिया। लेकिन आने वाली पीढ़ी के बारे में विचार करना पड़ेगा। हर चीज़ के पीछे अगर आकलन गड़बड़ाएगा तो उसका आधार और बोझ अगर होगा तो वो जनसंख्या होगी, पैमाना जनसंख्या ही होगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये इस मामले में हम जितने जल्दी भारत उसमें अगुवाई करेगा, मैं तब भी इस बात को कहता था, आज भी कहता हूँ कि हमें जनसंख्या नियंत्रण पर गंभीरता के साथ कोई ना कोई उपाय सोचने ही चाहिए। और ये पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए हितकारी होगा, क्योंकि भारत अगर मजबूत होगा, अपने आप में संसाधनों से और मजबूत होगा, तो हम सिर्फ अपनी परवाह नहीं करते। कोरोना में हमने बता दिया कि दुनिया का कोई ताकतवर देश किसी की मदद नहीं कर पाया, लेकिन भारत अपने मदद करने से चूका नहीं। तो हमारी मजबूती सिर्फ भारत के लिए नहीं है, हमारी मजबूती पूरी दुनिया के लिए है। अगर हम एक शांत और विकसित राष्ट्र बनेंगे
तो आप मान कर चलिए ये ताकत दुनिया में शांति स्थापित करने का काम करेगी। कोई दूसरा बनेगा तो वही होगा जो शक्तियों का संतुलन दुनिया देखती रहती है कि जब टकराहट होती है तो क्या परिस्थिति बनती है। तो ये चीज़ें हैं जो दुनिया मान रही है। योग को दुनिया ने मान लिया। अब मुझे लगता है कि भारतीय जीवन शैली की तरफ दुनिया का आकर्षण है और इसलिए मैं मानता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण तो निश्चित रूप से होना चाहिए। कब होगा ये मुझे लगता है ये तो सरकार सामूहिक रूप से तय करेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात अगर की जाए तो यूक्रेन और रसिया युद्ध के बाद भारत की ताकत और बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की राजनीतिक सोच का लोगों ने लोहा माना है। आपको क्या कहते हैं? मैं तो कहूँगा कि हम 5वें नंबर की दुनिया में इकोनॉमी बन गया है भारत। योग दुनिया में स्वीकार हो गया। ऐसे काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। धारा 370 जब हम राजनीति में आए थे तो भारतीय जनता पार्टी में आने का मूल कारण था धारा 370 का हटना, राम जन्मभूमि का आंदोलन, ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ें जो सामने आई। मुझे लगता है, मेरा पक्का यकीन है, शायद हम कोई सोचता नहीं था कि हमारी आंखें देखेंगी, लेकिन हम मेज़ थपथपाकर उन फैसलों का समर्थन कर रहे हैं। पक्का यकीन है मेरा कि हम जो भाषण में पहला लाइन बोलते थे कि भारत विश्व गुरु के पद पर बैठेगा, हमारी आंखें देखेंगी। बुढ़ापा नहीं आएगा उसके पहले हम इस सपने को पूरा होते हुए देखेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में देखेंगे। और ये कहना काल्पनिक नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक समय भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई को सबसे बड़ी सफलता मानता था। आज दुनिया में शीर्ष पर चढ़ती हुई इकोनॉमी में हम 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं, मैं मानता हूं कि भारतीय संस्कृति दुनिया में शांति के साथ जीवन के देने के लिए सामर्थ्य रखने वाली संस्कृति है। और वो अगर कोई बांट सकता है, चाहे वो योग के रूप में बटे या जीवन शैली के रूप में बटे, वो भारत ही दे सकता है। और नेतृत्व तो उस संस्कृति का प्रतीक है, वो खुद ध्वज है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि हम विश्व गुरु के पद पर जो वंश की कल्पना करते थे वो हम अपनी आंखों से देखेंगे। राहुल गांधी बेरोजगारी के खिलाफ एक यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा सरकार के खिलाफ? जमीन की सच्चाई जब पता नहीं होती है तो कोई आसमान छू नहीं सकता। कांग्रेस खत्म हो रही है, लेकिन वो अपनी गलतियों से सबक भी लेने के लिए तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार के इतने आरोप उन पर हैं कि वो स्वच्छता की बातें उनके मुंह से शोभा नहीं देती है और इसलिए जनता विश्वास नहीं करती है। राहुल गांधी एक पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन अभी भी वो हम लोग तो छोटे परिवारों से आए हैं, किसान परिवारों से आए हैं, लेकिन दर्द जानते हैं और दर्द का समाधान जानते हैं। मोदी जी आए तो पहले ही दिन में उन्होंने तय कर दिया कि ऐसे हो सकता है। ये साहस, ये जो नैतिक साहस होता है, वो राहुल गांधी या कांग्रेस के नेताओं में नहीं हो सकता, इन्हें मान लेना चाहिए। आप किसान परिवार से हैं और अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों की आय दोगुना करने की बात की गई थी। हालांकि काफ़ी बढ़ोतरी हुई है आय में, लेकिन उतनी अपेक्षित नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या और कुछ किया जाए जिसकी आमदनी बढ़ जाए और किसान और भी समृद्ध हो सके? मुझे लगता है कि आंकड़े के आधार क्या होता है, लोग मैं नहीं समझ पाता हूँ जब उसको झुटलाने की बात करते हैं। एक किसान को उसकी फसल की कीमत मिल जाना ये भर आंकड़ा नहीं होता। उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त होने से उसके बचे हुए खर्चे बच सकते हैं क्या? हम बचत को आय ना माने। अगर मेरे घर में सब कुछ आ जाए और 1 लाख की मुझे बोझ पड़ जाए चिकित्सा का, तो मेरी आय का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि हमें इन समग्र रूप से जब हम देखते हैं तो जो जीवन शैली है वो उसके बदलाव को खाली हम नहीं देख रहे हैं, दुनिया देख रही है और सब महसूस कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को सिर्फ झुटलाने के लिए ही झुटलाना है या आलोचना के लिए आलोचना करनी है, इसका कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि हम जनसंख्या के दबाव के कारण हम अपने संसाधनों पर जो दबाव पैदा कर रहे हैं, इसको अगर रोकेंगे तो जो अभी हम दुगने की बात कर रहे हैं हम उससे भी ऊपर जा सकते हैं। अगर कश्मीर की बात की जाए, जैसा कि धारा 370 की बात हो रही थी, संघ का एजेंडा था, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि धारा 370 को ख़त्म करेंगे और उन्होंने किया भी। तो उसका क्या आप पूरा देख रहे हैं, कश्मीर पर इसका कितना प्रभाव मान रहे हैं? और गुलाम नबी आज़ाद ने जो कांग्रेस छोड़ी है उसके बाद की जो राजनीतिक स्थिति देखी जाए उसका
इन टोटल पर अगर बात की जाए तो कश्मीर की आगे का भविष्य आप किस तरीके से मानते हैं? मैं पर्यटन मंत्री था, कोरोना आ गया, सब जगह कहते सबसे ज़्यादा नुकसान पर्यटन के क्षेत्र में हुआ, लेकिन कश्मीर ने रिकॉर्ड बनाया। देश की आज़ादी से कुछ दिन तक मतलब कभी इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक नहीं गया जितने कश्मीर में गए। मतलब ये तो आंकड़ा है, और वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी आंकड़ा है, और वहाँ के टूरिज्म मिनिस्ट्री का भी आंकड़ा है। वो आंकड़ा होता नहीं था। मुझे लगता है कि कश्मीर में धारा 370 जितनी, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था घसते घसते खत्म हो जाएगी, कोई कानून नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको लादे घूमे रहे तुष्टीकरण के कारण। और इसलिए मुझे लगता है कि आज जो कश्मीर का बदलाव है, नौजवान जो सोचता है, पढ़ रहा है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, यहाँ पर प्रशासनिक सेवा में आना चाहता है, विकास को कश्मीर के लोगों ने पहली बार देखा। मैं कह सकता हूँ, जल जीवन मिशन में मैं गांधरबल जिले में गया था, वहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि पाइपलाइन से मेरे घर में पानी आएगा। मतलब ये एक उदाहरण नहीं है कि एक आदमी कह रहा है, मतलब काम करने के लिए महिलाएं अग्रसर है। और उसी का चुनाव परिणाम था कि पंचायत चुनाव वहाँ हुए और आतंकवादी उसे रोक नहीं पाए। वो मुझे लगता है कि इसलिए लोग कुछ भी कहें, आप देखना वहाँ पर जम्मू कश्मीर में इसका परिणाम सकारात्मक होगा, और राष्ट्रवादी राजनीतिक ताकतें ही वहाँ मजबूत होंगी। ये बात आप तय मान के चलना। भारत का जो विश्व गुरु बनने का सपना था, आप मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ? मैं मानता हूँ, पूरी दृढ़ता के साथ मानता हूँ। एक अंतिम सवाल, जिंदगी का इतना उतार चढ़ाव रहा, आपका संघर्ष भरा जीवन रहा, कोई जिंदगी का ऐसा पल जिसमें आपको बहुत खुशी मिली हो और ये लगा हो कि अब सब कुछ मिल गया, और एक ऐसा पल कि बड़ी निराशा हुई हो, बोले अब जीवन में कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया? मैं व्यापारी नहीं हूँ जो हानि लाभ से प्रभावित रहूँ, लेकिन जब मैं कोयला मंत्री था और उसके बाद मैं 10 साल सदन में नहीं था, संघर्ष के दिन थे सारे, लेकिन कोल स्कैम में जब सबके नाम छपे और उसमें मेरा नहीं था, तो मुझे याद आ रहा था कि मैंने अटल जी ने मुझसे कहा था कि काजल की कोठरी है, जाना आसान है, साबित निकलना मुश्किल है। मैंने उनका पैर छूते हुए कहा था, आप निराश नहीं होंगे। उस दिन मुझे दिल से खुशी हुई थी कि मैं ऐसा आदमी हूँ जिसके ऊपर दाग नहीं है। निराश होने जैसा नहीं लगा, मन में तकलीफ होती थी जब कोई निकट का व्यक्ति आप पर गलत आरोप लगाता है। मुझ पर बहुत गंभीर आरोप तो कभी लगे नहीं, लेकिन जब भी कोई दल से कोई आरोप लगते थे, और जब मैं दल से बाहर भी था तब जरूर एक आध बार मन में लगा। अन्यथा मैंने बड़े बड़े लोगों से संघर्ष किया है, शंकराचार्य हैं, उनसे भी विवाद रहा है, मुख्यमंत्रियों से तो रहा ही है, बाकी सब भी रहा है, लेकिन मुझे कभी निराशा नहीं हुई। और वो ताकत मैं मानता हूँ मेरे खून की ताकत कहिए या मेरे गुरुदेव की कृपा, इसने मुझे कभी निराश नहीं होने दिया। मैं कभी चाहता भी नहीं हूँ कि मुझे जोड़ तोड़ से मेरे भाग्य से ज़्यादा कुछ मुझे मिले। तो मुझे लगता है ये भी एक संतुष्टि का कारण है कि जिसने मुझे कभी निराश नहीं किया। काम है दुनिया में, बहुत अच्छे काम है, करते रहिए। कभी नशा मुक्ति का काम करिए, कभी समाज का काम करिए, कभी परिक्रमा का करके अपना खुद का उत्थान करिए, रास्ते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल जी, जिनका कहना था कि भारत का जो विश्व गुरु बनने का सपना था वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय न्यूज़ नेटवर्क।